60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। ऐसी कांग्रेस से देशभक्ति की भाषा, उनकी देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। साथियों, कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस ने देश का ऐसा बंटवारा किया कि गुरु नानक जी की उस पवित्र धरती हमसे छीन गई। दशकों तक अपने गुरु को हमें दूरबीन से देखना पड़ा। अब जाकर बीजेपी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लोगों की जिंदगी आसान की है। कांग्रेस कमजोरी न दिखा दी तो हमारी सीमाओं पर नजर डालने की किसी की हिम्मत न होती। इतने बड़े सीमा विवाद न होता। कांग्रेस ने कैसे अपने हाथों से मां भारती के टुकड़े किए, इसका एक और ताजा उदाहरण देश के सामने आया है। ये हमारा उत्तराखंड तो वीर माताओं की भूमि है, जो वीर संतानों को जन्म देती है। यहां के वीर संतान मां भारती की एक एक इंच जमीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी, अभी जो एक बात सामने आई है, तमिलनाडु की बात तो तमिलनाडु की है, लेकिन ये वीरों की भूमि है। मातृभूमि की भक्ति क्या होती है उत्तराखंड को सिखाना नहीं पड़ता। उत्तराखंड के लोगों को भी ये कांग्रेस का गुना जानना जरूरी है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है, और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है।
तो 24 का रण आज यही चर्चा का मुद्दा है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में पहली रैली को संबोधित किया। ये महा रैली थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, पार्टी के कार्यकर्ता थे और यहां पर विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी गिल्डियाल जी ओकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले सचिन गुप्ता जी, आज एक महा रैली हुई, प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली थी उत्तराखंड में 2024 के लिए। किस तरीके से आज का दिन देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले भी उत्तराखंड में आते रहे हैं। उत्तराखंड से विशेष लगाव माननीय मोदी जी का रहा है और आज क्योंकि चुनावी सभा थी, लेकिन चुनावी सभा कम वो इस प्रकार से लग रही थी जैसे कि जो है जन आशीर्वाद ये रैली जो है ये लग रही थी। दूर दूर तक जो है जहाँ तक भी नज़र जा रही थी, पंडाल वहाँ छोटा पड़ गया था। सड़कों पे लोग जो है अपने लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा था। तो निश्चित रूप से जनता ने दर्शाया, जनता ने जताया, जनता ने दिखाया है कि हम उत्तराखंड के लोग जो हैं नरेंद्र मोदी जी की जो है बातों पे, नरेंद्र मोदी जी के इरादों पे, नरेंद्र मोदी जी के जो उनका जो विशेष प्यार है, तो उस पर आज जनता ने अपनी मोहर लगा दी है, दिखा दी है कि चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरफा है। क्योंकि मोदी जी का बहुत लगाव जो है उत्तराखंड से सदैव रहा है, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के हमारे केदार घाटी का हो, चाहे जो है बद्रीनाथ घाटी का हो, चाहे यमुनोत्री गंगोत्री धाम का हो, हेमकुंड साहिब का हो। लगातार मोदी जी जब भी यहाँ आते हैं तो लगातार जो है हमारे उत्तराखंड के विषय में बात करते हैं और तो और कहीं और भी अन्य प्रदेशों में वो जाते हैं तो वहाँ भी उत्तराखंड की बात उनके शब्दों में आई जाती है कहीं नहीं। तो दर्शाता है कि उत्तराखंड की जनता से वो कितना प्रेम करते हैं। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार जो है उत्तराखंड के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का जो है विकास कार्य गतिमान है, वो दर्शाता है कि आगे मोदी जी जिस प्रकार हर भाषण में अपने कहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो निश्चित रूप से मोदी जी के मन में और संकल्प में उत्तराखंड का विकास है। यहाँ के युवाओं को लेकर वो चाहते हैं कि नई नई रणनीतियाँ जो उन्होंने पिछले तैयार किए आगे भी भविष्य में जो है वो और बड़ी योजनाओं के साथ जो है बढ़ाई जाए महिलाओं के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की रैली ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड का चुनाव एक तरफा है। नरेंद्र मोदी जी को जो है उपहार के रूप में, प्यार के रूप में जो है अपने बेटे को जो है 5 सीटें जो है लोकसभा की उत्तराखंड की जनता देने जा रही है, ऐसा मुझको प्रतीत होता है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहा? क्योंकि संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर अच्छा होता अगर पीएम मोदी उत्तराखंड की बात करते। कहाँ चूक रह गए? देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है जब हम मोदी जी को सुनते हैं। इतने बड़े पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति इतना झूठ और इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को? भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी खुद हैं। इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात करना क्या शर्म क्यों नहीं आती इन लोगों को? कैसे बोल रहे हैं इस बात को, ये आप बताएं। अभी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कितने करोड़ों रुपए का आपने चंदा लिया और उसके बदले लाभ देने का काम किया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड अभी पकड़ा गया। इससे पहले चंडीगढ़ का चुनाव, आपका इतना बड़ा लोकतंत्र की हत्या जिसमें आपने की है, वो पकड़ा गया। अभी मोदी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था कि हम जो है गुनहगारों को बचाने बंद करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। आप बताएं कौन बचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में अजीत पवार जी को नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि सबसे भ्रष्ट आदमी है, 1700 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है, और अगले दिन इनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो एकदम शुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो इनकी पार्टी में आने के बाद बड़ी इनकी वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर अभी इन्होंने बद्रीनाथ से हमारे विधायक भंडारी जी को अपनी पार्टी में लेके आए, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि भंडारी जी की पत्नी जो है उन्होंने राजजात यात्रा में पैसों का गबन किया है। 2 बार इन्होंने उनको निकाला, उसके बाद इन्होंने उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराकर अब शांति को हो गई। सारे भ्रष्टाचार तो आप कर रहे हैं और बोल किसको रहे? आप देखें, विकास के नाम पर धब्बा है भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड के अंदर आप आते हैं और अंकिता हत्याकांड के नाम पर आप जिक्र करने को तैयार नहीं, एक बार भी। आप उससे जब तब से कितनी बार उत्तराखंड आ गए, आपको ऐसा नहीं लगा उत्तराखंड में आकर एक बार उस बेटी के माँ बाप से मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलाना चाहिए, दिलाना चाहिए?
आपकी पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी रेपिस्ट आप लोगों ने बैठा रखे हैं, वो तो सब अच्छे हैं, पर दूसरी पार्टी में जब है तो बहुत खराब है। पता है, इस तरह से देश चलाएंगे आप? आज आप दूसरी पार्टी को परेशान करने के लिए उनके नेताओं को के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें एक स्वच्छ माहौल में चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं, और इससे बड़ा भ्रष्टाचार आपका और क्या होगा? तो मोदी जी झूठ बोलते हैं, और झूठ के अलावा मोदी जी कुछ भी नहीं बोलते। अपने पुरानी बातों को अगर एक करते तो ज्यादा बढ़िया था। उन्होंने क्या वादे किए थे और क्या पूरे किए। देवभूमि का अपमान करते हैं। आप बताएं किस तरह से बात कर रहे हैं आप लोग। आप उत्तराखंड के अंदर वीरों की भूमि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप वीरों की भूमि? क्या है वीरों का यहाँ? वीरों की भूमि इसलिए बोला जाता है कि हमारे उत्तराखंड से सबसे ज्यादा आर्मी में लोग होते हैं। आपने उस आर्मी के जो पद में हमारे जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, युवा हैं, जो तैयारी करते थे कि हम आर्मी में जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे, उनको आपने 4 साल की अग्निवीर पकड़ा दी। उसके बाद उनकी भर्ती भी नहीं करी आपने। तो आप गुमराह कर रहे हैं और देश को धोखा दे रहे हैं। ऐसे देश को धोखा देने वाले प्रधानमंत्री को मुझे नहीं लगता कोई वोट देगा। मीनाक्षी जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो कांग्रेस आज के दिन को जिस तरह से देख रही है, या जो कमियां गिनाई जा रही हैं मोदी जी के दौरे को लेकर? देखिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और मुझे लगता है कि पूरे देश की बात वो करते हैं। इसीलिए शायद उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, तो उत्तराखंड में आके वो उत्तराखंड की बात करना भूल जाते हैं। वो तो मतलब राजा और शहजादा वाली बातें करते हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, राजशाही और तानाशाही जो कभी किसी जमाने में हुआ करती थी हमारे देश में। तो इस तरह की बातें करके कहीं इनके माइंड में भी उसी तरह का तो नहीं है कि हमें राजशाही की तरफ बढ़ना है। अगर एक शहजादा है तो कहीं ना कहीं राजा भी होगा, और ये देखने वाली बात है कि राजा कौन अपने आप को समझ रहा है। तो चलिए, प्रधानमंत्री जी को मैं मानती हूँ कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो छोटी सी बात नहीं कर पाए उत्तराखंड की। मैं तो अपने उत्तराखंड के जो हमारे सांसद आज की तारीख में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मोदी जी के नाम पे ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी जा रही है जो सहारनपुर को उत्तराखंड में मिलाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे आप सोचिए कि वो क्या उत्तराखंड के विकास की बात करेंगे, जो ये कहते हैं कि उन्हीं के त्रिवेंद्र सिंह रावत की मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने एक 2006 में, अगर विकास की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो 2006 में एक सिंगताली पुल जो है उसका प्रस्ताव पास हो गया था। लेकिन आज भी आप देखेंगे 2006 से आज 2024 आ गया, लेकिन वो सिंगताली पुल नहीं बना। उन्होंने उस पर, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिर्फ इसलिए उस पर रोक लगा दी क्योंकि वहाँ पे कोई उनके बहुत अमीर कोई दोस्तों का होटल रिजॉर्ट बनने वाला है जिसके उनको डिस्टरबेंस होती, जबकि वो कुमाऊं और गढ़वाल को 60 किलोमीटर का रास्ता कम कर सकता है। आप ये देखिए कि हमारे जो सांसद हैं, हमारे रानी को जो टिकट मिला है, आप ये देखिए कि वो तो पहले भी सांसद थी। उन्होंने कब हमारे क्षेत्र की जो बेटियां हैं उनकी सुरक्षा को लेके आवाज उठाई लोकसभा में, या उन्होंने कब ये बात की कि हमारा जो उत्तराखंड है वो महिला तस्करी में नंबर 1 है, इस पे कब उन्होंने वहां पे सवाल उठाए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। देखिए, शराब नीति, हमारे यहाँ वन नीति, हम पूरे पर्यावरण को बचा रहे हैं, वन नीति हमारी नहीं बनती है, लेकिन हमारे यहाँ शराब नीति बन जाती है। आज एक प्रत्येक घर में आप ये देखिए, सत्ताधारियों का लालच देखिए, अपने लालच के लिए ये घर घर में, उत्तराखंड के घर घर में शराब बनाने को इस तरह की नीतियां लेके आ रहे हैं। ये अपना राजस्व का लक्ष्य रखते हैं 5000 करोड़, लेकिन ये उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखते। ये उन लोगों के लिए लक्ष्य नहीं रखते कि हमें इतने लोगों को यहाँ पे रोजगार देना है। और जो पहाड़ की बात हम कर रहे हैं, पहाड़ के जो मुद्दे हैं, आप इनके विकास का हिसाब यहीं से लगा लीजिए कि ये महिलाओं को डांडी कांडी देने की बात करते हैं, ये महिलाओं को वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात नहीं करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें अपने सांसदों से ये सवाल पूछने हैं कि आप ये बताइए। मोदी जी कहते हैं कि आप इनको टिकट, आप एक कमल का बटन दबाएंगे, वोट मुझे मिलेगा, मैं यहाँ के हर एक मुद्दे पे बात करता हूँ। बताइए जरा कितने मुद्दों पे बात की। अंकिता भंडारी के लिए लोग सड़क पे हल्ला मचा रहे थे, स्मृति ईरानी जी आती हैं, वो उन्हें परेशानी इस बात की है कि मुझे लोग दीदी बोल रहे हैं और राहुल गांधी अपने आप को युवा बोल रहे हैं, तो उन्हें इस चीज की भी परेशानी है। लेकिन उन्हें इस बात की परेशानी नहीं है कि अंकिता भंडारी पे वो 2 शब्द नहीं बोल के गई वहां पे। तो इस तरह से आप सोचिए कि ये मुद्दे आज की तारीख में लोकसभा के चुनाव के में आने चाहिए थे। प्रेम पंचोली जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है, पक्ष हो चाहे विपक्ष, आज का दिन किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, अगर सामान्य तौर पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पे जो भीड़ दिखाई दे रही है,
और भी बहुत सारे वीडियो फुटेज और ये सब आए हैं वहाँ से, और जिस तरह की सूचना आई है, जिस तरह से लोग दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज है कि मोदी जी कुछ करेंगे, और अगर वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है पूरे देश के लोगों को, विशेषकर महिलाओं को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा प्रभावित है कि मोदी जी जो बोल देते हैं वो कर देते हैं। लेकिन इसके इतर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं कि जब मोदी जी उत्तराखंड में जितने बार भी आए हैं, उनका एक भावनात्मक रिश्ता दिखाई देता है उत्तराखंड से, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो इतनी भीड़ जुटी है वो शायद इसलिए जुटी कि मोदी जी आ रहे हैं और चुनाव में कम से कम खुल कर तो बोलेंगे। ये चुनाव की खूबसूरती अपने देश में और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि आपको खुल करके बोलना है, आप करना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए इतनी भीड़ जुटी है, और स्वाभाविक तौर से उस भीड़ को अगर वो वोट में कन्वर्ट होगी तो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो अद्भुत रिजल्ट होंगे। किसके पक्ष में आएंगे ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ऐसे हमने पिछले 20 सालों में जितने बार चुनाव हुए हैं, इतनी भीड़ देखने के बावजूद वहां जहां वो भीड़ दिखाई दी है, वहां का वोट का जो रेशो है उसके उलट आया है, उसका रिजल्ट उसके उलट आया है। लेकिन जब मोदी जी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जो हमने सुना अभी टेलीविजनों में और हम जो सुन रहे हैं अभी, उससे एक बात समझ में आती है कि हमारे जो सत्ताधारी लोग हैं उत्तराखंड में, जिनके पास सत्ता है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रधानमंत्री को सही सूचना नहीं दी, या सूचना पहुंचाने तक उनको कोई दिक्कत आई या समय नहीं रहा। क्योंकि जब भी मोदी जी उत्तराखंड में आए उन्होंने सेंटिमेंट बात की है, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं की है, एक भी लाइन ऐसी नहीं बोली है। उन्होंने आज जो उत्तराखंड में जो 2 सवाल बड़े तेजी से आ रहे हैं उत्तराखंड में, इतनी तेजी से आ रहे हैं कि भू कानून की यहाँ बहुत सख्त जरूरत है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, या आप किसी टपरी में चाय पीने जाएंगे, या किसी भी चौक तेवारी, जो चौक हमारे पहाड़ के गांव में एक आंगन होता है, उसमें 10-12 लोग बैठ जाते हैं, उस डिबेट को सुनेंगे तो सबसे पहला सवाल भू कानून का आता है। उस भू कानून पे हमारे मोदी जी जो कह रहे थे उनकी आवाज में सुनाई देना चाहिए था आज, तो जो नहीं सुनाई दिया। तो जो आगे जो जनता बैठी हुई थी उसका क्या डिसीजन लेते हैं कि मोदी जी से क्या सुनना चाहते थे, वो बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। उत्तराखंड में और सारे सवाल, उत्तराखंड में एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट जितने भी उत्तराखंड में बनाए गए हैं, उसका जो प्योर बेनिफिट्स हमारे लोगों को मिलना चाहिए था। हमारे लोगों की छाती पे, हमारे लोगों की जमीन पे उस चीज को बनाया गया है, इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उसके बारे में भी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ का जितना भी जो रेवेन्यू जाता है वो हमारे प्रदेश के काम उतना नहीं आता है, तो रेवेन्यू भी कहीं और जाता है, अलग अलग प्रोजेक्टों के रेवेन्यू कहीं और जाता है। तो यहाँ की ऊर्जा नीति, यहाँ की वन नीति, यहाँ की भू कानून की भू नीति अब तक हमारे प्रधानमंत्री तक इन लोगों ने नहीं पहुंचाई। वो बात जो अपने आप में जो उत्तराखंड में रहे उस तरह की बात वो आमतौर पे करते हैं। वो देश की किसी भी कोने में जाकर के उत्तराखंड की बात करेंगे तो ये जरूर बोलेंगे, लेकिन इस दौरान चुनाव में जो लोग सुनना चाह रहे थे इसलिए तो भीड़ आई है। किसी भी भीड़ को पूछेंगे आप, भीड़ में किसी भी व्यक्ति को पूछेंगे आप क्यों आए, कह रहे हैं मोदी जी से सुनना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है। और मैं अपनी बात यहीं पे खत्म कर चाहता हूँ कि जब हम महिलाओं के बीच में जाते हैं या किसी भी गांव में आप जाएंगे तो आप एक महिला से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, वो कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 चीजें चाहिए। एक तो मेरा घास लकड़ी पानी बिल्कुल मेरे घर के पास है, गांव के पास हो। दूसरा मेरा पति समय पे घर आ जाए। 2 महत्वपूर्ण डिमांड है उस माँ की, उस बहन की। और इन 2 महत्वपूर्ण डिमांड को आप जब खोलेंगे ना तो उसमें पूरी पॉलिसी है उत्तराखंड के विकास की। और ये दोनों चीजें आज मोदी जी ने नहीं कहा, इसका मतलब हमारे लोगों ने उन तक बात नहीं पहुंचाई, या कुछ क्या बैरिकेटिंग कुछ लगे या बैरियर लगे, ये समझ में नहीं आया है। और ये जरूर होना चाहिए कि उत्तराखंड को 2 चीजें चाहिए, जो महिलाओं ने कहा कि 2 चीजें चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ। घास लकड़ी पानी अभी गांव के नजदीक नहीं, बजाय दूर हो गई है ना। और जो यहाँ भू कानून, अगर भू कानून आ जाए, वन नीति आ जाए, वन नीति जो 2006 थे उसको लागू पता नहीं कहाँ किया, वो इस समय उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, दूसरी नीति ला दी। अगर वही लागू हो जाती तो भू कानून की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल, जो 2006 की वन नीति थी। तो ये बड़े सवाल है उत्तराखंड को लेकर के, जिसको लोग सुनना चाहते हैं। और बाद बाकी तो इनका अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, और कौन किसको टिकट देता है किसको नहीं देता है, वो अपने संगठन की अपनी पॉलिसी रहती है, मजबूरियां रहती है। तो कई बार मजबूरियों में ये लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं। ठीक है
सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर हमने सबके वक्तव्य सुने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब हमने सुना तो उन्होंने कहा कि 10 सालों में जो विकास हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ, यानी कि आपकी कई बार सरकारें रही है लेकिन उसमें भी उनका जिक्र नहीं है। दूसरी बात, अगर आप उत्तराखंड को इतना ही सेंटिमेंटल समझते हैं तो यहाँ के मुद्दे क्यों नहीं, यहाँ पर आकर फिर राष्ट्र मुद्दे क्यों? देखिए दिव्यदर्शनी जी, पहली बात तो यहाँ पर आकर भी राष्ट्रीय मुद्दे इसलिए कि हमारी दो सीमाएं जो हैं वो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारी लगती हैं। किस तरीके से जो है हमारा जो है प्रदेश भी जो है दो भारी सीमाओं से लगा हुआ, और कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ भी जो है सुरक्षा को लेकर जो है कई बार जो है इस विषय पे आया है कि हमारी जो भारी सुरक्षा है, जो हमारा जो बॉर्डर्स हैं उस पर भी जो है हमारे को जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए जो है वर्तमान में विकास की आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में इसीलिए इस बात का जिक्र भी करते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर भी लगती है और बाहर भी लगती है, और किस तरीके से हमारे देश का प्रदेश का सपूत जो है अपनी जान पर खेल कर जो है पे रक्षा करता है। और आज जिस तरीके से जो है सीमाओं पर जो है सड़कें पहुंचाने का काम जो है सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पहले जो है हमारे फौज को, हमारी आर्मी को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अपने सामान, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें ले जाने के लिए भी, अपना जो है बम बारूद ले जाने के लिए भी जिस चीज़ की समस्या होती थी, आज उस समस्या को रास्तों के माध्यम से सुगम बनाने के लिए जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऑल वेदर रोड के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो निश्चित रूप से जो है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठेगा तो हमारा राज्य भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा, तो इसलिए वो विषय आना सामान्य है। दूसरा, अगर सड़क जब बनती है तो वो एक मिशन के लिए नहीं बनती है खाली कि हमें बॉर्डर तक ले जानी है, वो सड़क जो है गांव के जो है छोर तक भी जाती है, वो गांव से वापसी भी आती है, वो गांव में विकास पहुंचाने का काम भी करती है, रोजगार पहुंचाने का काम भी करती है। और इससे पहले भी अगर जो है हम लोग ये देखेंगे कि हमेशा एक बहुत बड़ा सपना यहाँ रहा करता था उत्तराखंड के अंदर कि हम लोग कहा करते थे कि ना जाने जो है रेल जो है पहाड़ पर कब चढ़ेगी। तो आज जो है जिस तरीके से रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने का काम बने, तो खाली वो रेल का डिब्बा नहीं है, वो एक रोजगार को लाने ले जाने का एक माध्यम बनेगा, उसके माध्यम से रोजगार बनेगा। पहले हमारे देहरादून के अंदर जो है जो हवाई अड्डे हुआ करते थे वो सेलेक्टेड हुआ करते थे, 2-3 जगह जाया करते थे। आज लगभग 25 जो है हेलीपैड ऐसे बन गए जहाँ पर जो है ये हेलीपैड उड़ते हैं। और वहाँ पे मैं गया हूँ, जब मैं अभी केदार घाटी गया था तो मैंने वहाँ देखा कि हमारे उत्तराखंड के जो है कम से कम जो है एक हेलीपैड पे कम से 17 से 18 बच्चे जो हमारे उत्तराखंड के युवक युवती हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको वहाँ रोजगार मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं पर सड़क बना रहे हैं, आप कहीं रेल बना रहे हैं, कहीं हेलीपैड पहुंचा रहे हैं, या कहीं पर जो है आप कोई विकास के लिए जो कोई और व्यवस्था बना रहे हैं, तो उसका लाभ उत्तराखंड वासियों को नहीं मिलेगा। 100% उत्तराखंड वासियों को उसका लाभ मिलता है। और 2 लाख करोड़ रुपए के जो यहाँ विकास कार्य गतिमान है वो उत्तराखंड के अंदर ही हो रहे हैं ना, उत्तराखंड से बाहर तो नहीं हो रहे हैं, तो उत्तराखंड को लाभ मिल रहा है उसका। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तरफ आप विकास की अगर बात करते हैं, लेकिन प्रायोरिटाइज करने की बात है, आपने सड़कों की बात की, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की, लेकिन जो प्रायोरिटी है इस प्रदेश के इस वक्त, चाहे भू कानून की बात हो रही हो, महिला सुरक्षा की बात हो रही हो, जो सभी कह रहे हैं, वो क्या प्रायोरिटी में नहीं आनी चाहिए? बाकी तो पैरेलली चलता रहता है। दूसरी बात अगर आप कहें तो आज प्रधानमंत्री मोदी के जब शब्द हमने सुने तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप विपक्ष मुक्त करना चाहते हैं, जो लोगों से भी आप लोगों ने अपील की। विकास के काम तो हैं लेकिन विपक्ष मुक्त, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं दिव्यदर्शनी जी, मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तराखंड से उनका लगाव भी ये कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो उत्तराखंड राज्य के विषय की बात आती है कि हमें भू कानून की आवश्यकता है, भू कानून के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है तत्काल कमेटी बना दी और निश्चित रूप से जो है उस पर वर्किंग चल रही है, जल्दी उस पर कोई ना कोई एक्शन आएगा। लेकिन जो है हमने देश में पहला यूसीसी कानून देने का काम किया, हमने देश में पहले नकल विरोधी कानून देने का काम किया, हमने लैंड जिहाद जैसे जो है बहुत गंभीर अतिक्रमण जैसे मुद्दे पे जो है बड़ी गंभीरता से जो है उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम किया। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की जनता की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से कई अधिक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित रूप से जो है हमारे पे विश्वास भी है, इसीलिए लगातार जो है जनता मैंडेट दे रही है, अपना आशीर्वाद वोट के रूप में दे रही है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये राज्य का मुद्दा है और राज्य के मुद्दे में जो है जब सरकार ने एक राज्य सरकार ने एक कमेटी उसमें बना दी है तो निश्चित रूप से कमेटी का जब अध्ययन होकर आएगा, जैसे यूसीसी सरकार ने वादा किया था और यूसीसी जो है तत्काल 1 साल के अंदर अंदर लागू हो गया है जो है, तो सरकार ने वादा किया था, सरकार ने निभाया और अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर कमेटी बना दी है, उस कमेटी की जांच चल रही है। तो निश्चित रूप से सब चीजों का
क्योंकि हम एक तरफ इन्वेस्टर्स ला रहे हैं उत्तराखंड के अंदर कि ताकि यहाँ पे रोजगार बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, और दूसरा अगर हम इस प्रकार का, क्योंकि हमें उस कानून में भी ऐसी व्यवस्थाएं लानी पड़ेगी कि ताकि रोजगार भी स्थापित हो और यहाँ की जंगल जमीन भी बचे, तो इन सबका अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाई गई है। निश्चित रूप से जो है प्रदेश को एक बहुत अच्छा जो है सख्त भू कानून मिलेगा, और जनता इसी विश्वास के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी की गारंटी है तो वो धामी की गारंटी भी है, तो निश्चित रूप से जो है उत्तराखंड के जो की जन अपेक्षाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी, नरेंद्र मोदी जी उन सब वादों को पूरा करेंगे। क्योंकि जो है नरेंद्र मोदी जी की एक विशेषता ये जरूर है कि यदि कोई काम जनहित में होने वाला होता है और उनको लगता है कि मेरे प्रदेश के, मेरे देश की जनता के काम आए, तो निश्चित रूप से जो है वो उसको करते हैं। ना कि विपक्ष की तरह जो है, विपक्ष आज जिस तरीके से जो है विपक्ष ने घेराबंदी कर रखी है, एक तरफ जो है जैसे आज खुद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक तरफ मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार जो है लाओ, तो ये स्थिति जो है देश के अंदर जनता देख रही है। और जहां तक बात है विपक्ष को हटाने की या जो है कांग्रेस मुक्त करने की या विपक्ष मुक्त करने की, तो देखिए लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में वोट की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जनता के हाथ में, जनता ही किसी को जो है कुर्सी पे बिठाती है और जनता ही जो है उसे कुर्सी से उतारती है। तो आज अगर देश के अंदर से जो है सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां, चाहे उसमें कांग्रेस भी सबसे टॉप पे रही हो, अगर उस पार्टी को हटाने का काम, उसे कुर्सी से खींचने का काम, उसे उतारने का काम अगर किया है, तो इस देश की जनता ने किया है। क्योंकि देश की जनता बहुत लंबे समय से जो है केवल भाषण सुन के जो है तंग आ चुकी थी और देख रही थी किस तरीके से जो है हमारी गाड़ी कमाई का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा जो है कांग्रेस राज में जो है किस तरीके से जो है उनके खाते, उनके बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था। तो आज जो है नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जताया कि सही नियत से, आज उन्होंने ये साबित करा है, आज देश की जनता ने साबित किया कि अगर सही नियत हो, सही नेतृत्व हो, तो निश्चित रूप से जो है देश का विकास किया जा सकता है, जो वर्तमान में हो रहा है। तो अगर विपक्ष कहीं ना कहीं जो है लुप्त हो रहा है या विलुप्त हो रहा है, तो उसे वो देश की जनता है, देश की जनता ही जो है उन्हें नकारने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर हम आगे चढ़े, जिसमें जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। आशीष नौटियाल जी, ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आप लोग विपक्ष के तौर पर ये जनता के सामने मैसेज दे रहे हैं, हम असहाय हैं, हमारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं, हमारे नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, ईडी सीबीआई के डंडे पड़ रहे हैं, तो जनता के बीच में मैसेज ये जा रहा है कि विपक्ष खुद असहाय है, तो जनता की आवाज क्या उठाएगा? तो ऐसा मैसेज जाने क्यों दिया जा रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा असहाय अगर इस दुनिया में या देश में कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो आकर जनता को बता रहे हैं कि मुझे लोग गाली दे रहे हैं। बताए कितनी बुरी बात है, प्रधानमंत्री को गाली दे दी, बताओ है किस तरह अपना दुखड़ा रो रहे हैं। आप देश की नहीं सोच रहे? अंकिता हत्याकांड जैसा कितना बड़ा कांड देश राज्य के अंदर होता है, उसकी नहीं सोच रहे? मुझे गाली दे दी, तुम हो क्या गाली दे दी तुम्हें? तो झूठ बोलने का काम करते हैं। जितनी बदतमीजी प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है, मेरे ख्याल से किसी और के द्वारा नहीं की जाती हो। आप देखिए किस तरह से बोलते थे, जर्सी गाय, किसी महिला को जर्सी गाय बोलते, ये तमीज किसने सिखाया आपको? आप कांग्रेस की विधवा बोलने का काम करते हैं, किसने बताया आपको? आप 70 साल आपको देश के अंदर हुए, आप प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, आपकी पार्टी चली, आप 70 साल से चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है कुछ किया ही नहीं। हमने इनको पढ़ा लिखा के इस लायक बना दिया कि हमसे बहस कर रहे हैं, हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं विपक्ष ने कुछ नहीं किया। क्या चाहते हैं विपक्ष से आप? और आज सरकार है भाजपा की और इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पे, तो ये कहाँ की बात है? सबसे बड़े असहाय अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको बहुत गालियां लगती है कि मुझे गालियां दी जाती हैं, और वो जनता के सामने एक ऐसे लाचार होकर दिखाते हैं, देखो मुझे गाली देती, मुझे बचाओ। तो सबसे बड़े लाचार तो प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन विपक्ष का 10 साल में क्या किया? विपक्ष का चेहरा कौन? क्योंकि पक्ष का तो चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी, वो पूरा चुनाव। कैसा चेहरा चाहिए? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? एक चेहरा होता है जनता के सामने। गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसके अंदर चेहरा भी होगा, पहले सीटें आएंगी तो चेहरा भी होगा, उसमें क्या दिक्कत है? और चेहरे क्यों नहीं है? सारे नेता चेहरे होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं वो सब चेहरे होते हैं। चेहरे का क्या मतलब होता है? पहले गठबंधन को चुनाव लड़ने दो और चेहरा देखेंगे। हमने आज से पहले भी मनमोहन सिंह भी चेहरा दिया है, और किस तरह चेहरा थे सब पूरी दुनिया जानती है। हमने अच्छे प्रधानमंत्री दिए हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ चेहरे अगर दिखते होंगे
तो वो भी हमने दिए। अब चेहरों को लेकर परेशान ना हो कि अगर एक चेहरा नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। देश चलता है, किसी एक आदमी से देश नहीं चलता है। आज अगर जो सरकार है भाजपा की है, अकेले मोदी करने से नहीं होगा कि मोदी की सरकार है, मोदी सब कुछ है, मोदी सब कुछ है। ये जिस तरह अपना ढोल पीटते हैं कि बस मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देश हमेशा रहा है और देश हमेशा रहेगा। आप देखिए अभी 230 किलो सोना चोरी हो जाता है केदारनाथ मंदिर से, और मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते कि मंदिर से सोना चोरी हुआ, उसकी रिपोर्ट कहाँ है। आप उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते हैं तो आपको इतनी चिंता नहीं होती। जिन मंदिरों में सोना चढ़ाया जाना चाहिए, जिन मंदिरों में दान दिया जाना चाहिए, आप वहां से सोना चुराते हैं। ठीक। आपके आदेश पर उत्तराखंड के केदारनाथ से सोना चोरी हुआ है और इसका पूरा इल्जाम मोदी जी के ऊपर है। आप लगाइए, ये झूठा। मेरा आग्रह है आपसे कि जो है हताशा में जो है अनगल बयानबाजी ना करें। सोना चोर मेरा ये बहुत बड़ा आग्रह है आपसे कि अपनी भाषा को संभालिए। आशीष जी, आप जिस तरीके से भाषा का उपयोग करें, आपके बड़े बड़े नेता पूरी कांग्रेस मुक्ति खा चुकी है। आप देश के प्रधानमंत्री पे इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। आपकी पूरी पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी, इसके लिए ध्यान रखिएगा आशीष जी। पूरी पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। पहले जो है आपके देश के नेता कई बार जो है मुक्ति खा चुके हैं, प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं आप इस तरीके से। जो प्रधानमंत्री जो है अपनी आजीवन जो है अपने जीवन की पूरी तनख्वाह को पूरी अपनी पेंशन को जो है गरीब कन्याओं की, गरीब जनता के लिए समर्पण कर दे, आप उनके इस तरीके का बेबुनियादी बयानबाजी करें, ये दुर्भाग्य है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस की बौखलाहट दिख रही है। आप लोग शांत हो जाइए। कांग्रेस की बौखलाहट दिख रही है, चोरों की पार्टी की बौखलाहट दिख रही है। कोई एक चेहरा होना जरूरी नहीं है, बहुत सारे चोरों की बौखलाहट दिख रही है। तो मैं शायद अपनी बात रख ठीक है, प्लीज आशीष जी प्लीज आगे बढ़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ते हैं। डिबेट में और भी गेस्ट हैं, प्लीज। जी हाँ, जी आपने बहुत अच्छी बात उठाई, चेहरे वाली बात। देखिए, ये तो राजनीति का बिल्कुल जो ढर्रा था उसको ही बदल दिया गया है। अगर मेरे क्षेत्र में कोई पार्षद चुनाव लड़ता है तो मेरे लिए चेहरा कौन होना चाहिए? मेरे लिए चेहरा वो पार्षद का वो व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे एरिया का काम करेगा। यदि विधानसभा की बात होगी तो मेरे क्षेत्र का जो विधायक होगा वो मेरे लिए चेहरा होना चाहिए। तो हम क्यों सीधा जाके एक चेहरे पे बात करते हैं? और यही कारण है कि आज इतनी जो अनियमितताएं हो रही हैं उत्तराखंड के अंदर, ये कारण भी यही है कि सिर्फ एक चेहरे पे ये लोग वोट मांगते हैं। मैं वही बात मैंने शुरू में भी की थी कि हमें तो अपने 5 जो हमारे सांसद के चेहरे हैं उन चेहरों से सवाल पूछना चाहिए, हमें उनके पिछले कार्यकाल के बारे में पूछना चाहिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात और पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि बड़े बड़े वादे यहाँ पे करके लोग चले जाते हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं होते तो क्या यहाँ पे इतना अमादा आप लोग रखते हैं कि आप इस्तीफा देंगे कि हमसे गलती हो गई, हम ये कार्य जो है जनता का पूरा नहीं कर सके, जिस भरोसे पे जनता ने हमको टिकट दिया, हमें वोट दिया था, हम वो कार्य जनता का नहीं कर सके तो हम इस गद्दी से इस्तीफा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कहा जाता है कि 5 साल हमें कार्य नहीं करने दिया गया, आप हमें दोबारा वोट दीजिए, हम अगली बार ये कार्य आपको करके दिखाएंगे। तो इस तरह की स्थिति आज उत्तराखंड के अंदर चल रही है। आप ये बताइए कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? उत्तराखंड में आज क्या हम उत्तराखंड के, अगर मैं जब राज्य बना था तब से बात करूं तो क्या हमारा उत्तराखंड आज भी उपनिवेश बन के रहेगा? हमारे उत्तराखंड के हम जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, क्या वो जल जंगल जमीन, आप ये सोचिए, संवैधानिक अधिकार है ये हमारा कि उत्तराखंड के परिक्षेत्र के अंदर जितना भी क्षेत्र आता है वो उत्तराखंड का होना चाहिए। लेकिन आज भी क्यों उत्तर प्रदेश हमारी जमीनों पे, हमारी नदियों पे अधिकार जमा के बैठा है? इन बातों पे क्यों नहीं सवाल उठते हैं? मैं बात कर रही हूँ कि हमारे उत्तराखंड की बोली भाषा की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी बड़ा भावनात्मक जुड़ाव यहाँ पे रखते हैं, जहां भी जाते हैं वो उत्तराखंड की बात करते हैं। तो आप ये बताइए उत्तराखंड की पहचान क्या है? उत्तराखंड की बोली भाषा यहाँ की पहचान है, यहाँ की संस्कृति यहाँ की पहचान है, उसके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पे तो वो चीजें खत्म की जा रही है ना। भू कानून की हम बात कर रहे हैं, भू कानून की आवश्यकता इसलिए है कि जिस तरह का इन्वेस्टर समिट ये लोग लेके आ रहे हैं, आप देखिए इन्वेस्टर समिट पिछली बार भी जो आया था 2018 में, उसमें कितना इन्वेस्ट हुआ उत्तराखंड के अंदर, लेकिन उसके नाम पे उत्तराखंड में लूट खसोट मचाई गई। यहाँ की जमीनें जो हैं कौड़ियों के दाम खरीदी गई, और यहाँ पे आप ये भी बोला गया था कि अगर वो जिस कार्य के लिए ली जाती है, अगर वो पूरा नहीं होता तो वो जमीनें वापस ले ली जाएंगी। पूछिए जरा इनसे,
इनसे पूछिए वो डिटेल कि कितनी जमीनें इन लोगों ने वापस ली हैं। लेकिन मीनाक्षी गिल्डियाल जी, जब हम चेहरे की बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष के पास चेहरा मजबूत नहीं है, ये चेहरे मजबूत नहीं है, जिससे जनता आपसे रिलेट नहीं कर पा रही है और बार बार जो है इनको बहुमत मिल रहा है, इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है? नहीं, ये देखिए, ये कॉन्फिडेंस तो ओवर कॉन्फिडेंस है। एक दिन ये खत्म होगा, क्योंकि जनता भी कब तक ये जुमलेबाजी सुनेगी। दूसरी बात, हम जब चेहरे की बात कर रहे हैं तो मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि हमें जनता के बीच में विचारों को लेके जाना है, ना कि चेहरों को लेके जाना है। हमें ये चीजें बतानी है कि भाई जनता का क्या नुकसान हो रहा है। आप सिर्फ एक चेहरे के पीछे भाग भाग के कितना बड़ा नुकसान अपना स्वयं का कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर प्रधानमंत्री जी को, मतलब मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री चुनना है तो उसके लिए तो 272 वोट काफी हैं। तो ये 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि 400 पार का क्या मतलब है। आप जब 272 से आप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, तो आप क्यों 400 पार का नारा लगा रहे हैं? क्योंकि आपको संविधान में बहुत सारे बदलाव करने हैं। मैंने जो बोला कि राजशाही का जो ये यहाँ पे सिस्टम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए इन्हें संविधान में बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। जो हमारा संविधान है, जो कि भारत का संविधान, जो कई देशों के संविधान से मिला के बनाया गया था, जो यहाँ की संप्रभुता को इकट्ठा की बात करता है, जो यहाँ के लोगों को इकट्ठा रखने की बात करता है, ये उसी संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। और यही कारण है कि ये 400 पार और कांग्रेस खत्म का नारा लगा रहे हैं। आज बहुत आवश्यकता है कि देखिए, और ये बात भी सच है, गुप्ता जी ने स्वयं बोला कि जनता ही है जो चढ़ाती भी है और जनता ही है जो गिराती है। हो सकता है कि जनता जो है इनके झूठे जो बहलावे वाली जो बातें हैं उनमें आ गई, लेकिन कब तक आएगी? जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है। आपके वादों की मैं बात करूं तो लोकायुक्त, भ्रष्टाचार की बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कर लीजिए ना। इलेक्टोरल बॉन्ड जो इतना बड़ा चंदा आया, आप कह रहे हैं कि जनता का पैसा कांग्रेस ने खाया। ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो ये कंपनी ने इनको दिए हैं, वो किसका पैसा दिया है? क्या इन्होंने पैसे आरबीआई में पैदा किए हैं? नहीं, ये भी सारा का सारा जनता का पैसा ही है, जो इन्होंने पोस्टरबाजी और चुनावों में जाके खर्च किया है अपना, और अपने स्वयं की जो इनकी संपत्तियां हैं उनको बढ़ाने के लिए इन्होंने ये पैसा इस्तेमाल किया है। आज ये बात करते हैं कि हमने 5 किलो राशन हम जनता को दे रहे हैं। अरे ये तो डूब मरने वाली बात है कि आप आज जितने ज्यादा लोगों को राशन दे रहे हैं, उतनी ज्यादा आपके लिए शर्म की बात है कि आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों को फ्री का 5 किलो का राशन बांट रहे हो। तो बहुत ही, मतलब आप ये सोचिए कि जनता भी ये सब चीजें देख रही है और जनता डेफिनेटली इन चीजों को समझेगी। और उत्तराखंड के जो लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, मैं ये मानती हूँ, और लेकिन इतने भी भोले नहीं है कि आपकी हर बार जो है आपके धोखेबाजी के अंदर, आपके बहकावे में ये लोग आएंगे। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर एक बात आई चेहरों की, और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात रही, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि कोई भी चुनाव हो, कोई भी बड़ा मौका हो, प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड में जरूर होना चाहिए। ऐसे में विपक्ष का मजबूत ना हो पाना, क्या सिनारियो बनता हुआ नजर आता है आपको? बिल्कुल, ये तो चेहरे की कहानी तो नई नहीं ना। चेहरे की कहानी तो पुरानी चल के आई, जब से हमारा देश आजाद हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे पास चेहरा नहीं तो हम अब चेहरा कहाँ से दिखाएंगे? हर किसी संगठन की बात है, कोई भी छोटा सा सामाजिक संगठन है, उसके पास भी एक चेहरा होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें बहस करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की आज 2 सभाएं थी, एक राजस्थान में और एक यहाँ उत्तराखंड में। दोनों सभाओं को जब आप सुनेंगे तो एक कॉन्क्रीट मैनिफेस्टो, उनकी बातों से जो सुनना चाहती थी जनता, वो सामने नहीं आ पाया कि वो देश को किधर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि तीसरी बार वो चुनाव जीत रहे हैं, जैसे वो खुद कंधा ठोक रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीत रहे हैं और 400 से पार जा रहे हैं, और 400 पार जाएंगे तो बहुत सारे फेरबदल करेंगे, ऐसा वो इशारों में भी कहते हैं। वो एकदम इस तरह से धमकी देके तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन 400 पार जाएंगे तो दोनों सदनों में वो अपनी पैठ बनाएंगे और कुछ संविधान में परिवर्तन की लाने की कुछ कोशिश करेंगे। तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा भी है और ऐसा होता भी होगा। लेकिन दोनों सभाओं में प्रधानमंत्री जी ने इस देश को क्या वो देना चाहते हैं, उनके मैनिफेस्टो में ऐसी कौन सी चीज है कि वो इस देश को एक नई इबारत लिखेंगे इस देश के अंदर। क्योंकि जो वर्तमान दौर है, एक जमाना था कि जब पोलिंग बूथ पे लोग वोट देने जाते थे तो आधा लोग डर जाते थे कैसे जाएं वोट देने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें हम तो तब पढ़ते थे, लेकिन हमारे पास अब जो हमारे सीनियर लोगों को कहते कि नहीं वहाँ डर लगता है, वहाँ तो पूरा बूथ कैप्चर हो गया है। लेकिन आज दूसरी शिकायत आ रही है कि जो भी बटन दब रहा है वो कमल के फूल पे दब रहा है, बटन कोई और दबा रहा है। तो जो ये बूथ कैप्चरिंग है, ये टेक्नोलॉजी ने हाईजेक कर दिया।
तो इस पे कौन बात करेगा? जो प्रधानमंत्री जी से ये तो लोग सुनना चाहते थे कि जो दोनों सभाओं में जो भारी भीड़ दिखाई दी, प्रधानमंत्री जी से ये सुनना चाह रहे थे। और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो जब आप जिस प्रदेश में आप जाते हैं उस प्रदेश के लोगों की अपेक्षा यही रहती कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, जो मुख्य प्रॉब्लम है हमारे प्रदेश की, उस पे हमारे परिवार के मुखिया यानी कि हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ये नई सरकार, अब जून के बाद नई सरकार बन जाएगी, तो जो नई सरकार सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है, वो क्या कहना चाहती है, तो ये सुनना चाह रहे थे। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपकी ये लाइव जो डिबेट है ना शेयर की अपने उसमें व्हाट्सएप में की, तो एक मेरा साथी, मेरे जानने वाला, पता नहीं किस पार्टी से है, वो ये लिख रहा है कि आपके बगल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके संविधान में ये है कि 65 साल की 70 साल से ऊपर के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनसे ये पूछिए कि महारानी को टिकट क्यों दिया, क्या मजबूरी थी, थोड़ा उनसे पूछ लीजिए। तो मैंने उनकी बात आप तक पहुंचा दी है, सचिन भाई तक, लेकिन वो बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो ये लोग मुझे व्हाट्सएप में, तो मैंने उनको मैसेज लिखा कि आप उस पर लिखो डायरेक्ट पेज पे, वो मुझे व्हाट्सएप में लिख रहे हैं कि ये क्या मजबूरी थी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में जो सवाल मैंने पहले बोला वो उस मेरी बात में सहमत है, सुन रहे हैं उसको, उस बात को कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एक दूसरा सवाल जो पर्यटन, जो प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा इशारा किया वहां पर रुद्रपुर में, कि ये पर्यटन का दौर आने वाला है उत्तराखंड में, जो है पर्यटन का एक ऐसी इबारत लिखने वाले हैं कि घर घर में रोजगार शुरू हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि कैसा पर्यटन, ऐसा पर्यटन जहां पर हत्याएं होती है, या ऐसा पर्यटन जहां महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं। क्योंकि अंकिता के बाद एक दूसरी हत्या जो है उत्तरकाशी में हुई है, एक ऐसे रिजॉर्ट में हुई है। वो रिजॉर्ट उत्तराखंड के लोगों की जमीन पे थे, उत्तराखंड के लोगों का था, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, किसी को दे दिया गया था किराए में, तो चलाने वाले लोग थे, सेम वही हत्या हुई है। तो कह रहे हैं कि ऐसा पर्यटन तो वो नहीं चाहते हैं कि जहां पर हत्याएं हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ के पर्यटन पे भी उनको सुनना था कि कैसा पर्यटन चाहिए यहाँ पे। पर देर इस बात की हुई कि प्रधानमंत्री जी को जो कहना था वो कह नहीं पाए। लेकिन प्रेम जी, आपने जिस तरीके से कहा, ये 2-3 मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री छूने से चूक गए, लेकिन जो कहते हैं कि इतना किलो राशन जो है मुफ्त दिया जा रहा है लोगों को, जो घर घर पानी पहुंचा दिया गया है, जो सड़कें दे दी गई हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की जब बात वो करते हैं और जनता उसमें हामी भरती है, तो फिर ये क्या है? नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता करेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो राशन दिया गया वो तो दिया जा रहा है ना, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते ना, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उस राशन देने का आउटपुट क्या है, उस पे जो प्रतीकात्मक जो हमारे जो दूसरे दल है, इन्होंने भी कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं निकाली कि जो 5 किलो राशन इस परिवार को दिया है, उस परिवार का आउटपुट क्या है उस राशन दे करके। क्या उस राशन दे करके वो स्थायी हुआ या अस्थायी हुआ। यानी कि जब हम रोजगार की बात करते हैं, वो स्थायी रोजगार है या अस्थायी रोजगार है, तो वही सवाल राशन देने का है। राशन देने के बाद उस परिवार की स्थिति क्या हुई, वो आगे बढ़ा या 2 कदम पीछे गया या और पीछे गया। इस तरह की जो कहानियां हैं या इस तरह का जो आउटपुट आना चाहिए वो अब तक नहीं आया। और ये बड़ा सवाल है उत्तराखंड में, ये पूरे देश में, कि वो जो 5 किलो राशन घर घर दिया गया है, ये सवाल सीधा रोजगार पे जाता है। और रोजगार का मतलब ये है कि टोटल आप उसका निकाल दीजिए, उस 5 किलो राशन का प्रत्येक महीने का, एक परिवार को 5 किलो या एक व्यक्ति को, एक राशन कार्ड को 5 किलो दिया जाता है, तो उसका जो टोटल बजट आता है, उस बजट में कितने लोगों को स्थायी रोजगार दे सकते हैं, अस्थायी नहीं, स्थायी रोजगार दे सकते हैं। अगर कितने लोगों को दे सकते हैं, माना एक गांव में 50 फैमिली रहती है, और उस 50 फैमिली में अगर 10 फैमिली सरकारी स्थायी रोजगार वाले हैं, परमानेंट रोजगार है, तो उस 50 फैमिली की अपने आप ही रोजगार की स्थिति सुधर जाएगी। क्योंकि जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है ना 10 फैमिली की, वो पैसा वहां पर बढ़ता है। और भ्रष्टाचार जब खत्म करने की बात ये करते हैं, तो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है ना, यहां से मुट्ठी में आ गया भ्रष्टाचार, और कहीं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीकी और हमारे देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, भारत झुनझुनवाला, उन्होंने एक बार लिखा था कि भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक बड़े अखबार के एडिटोरियल में आया था, उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से पैसा की पोटली उठाएंगे, हम 10 जने या 2 जने, और हमने वो पोटली सीधी कहीं ऐसी जगह इस सीमा से बाहर ले गई, तो यहाँ के लोगों के काम नहीं आए वो पैसा। और अगर माना
पैसा की पोटली मैंने उठाई और मैंने यहीं पे वो खर्च कर दिया, मकान बनाया, दुकान बनाया, सड़क बनाया, पुल बनाया, कपड़े खरीदे, तो पैसा यहाँ पर बंट रहा है। तो कोई मजदूर के पास जा रहा, गाड़ी वाले के पास जा रहा, पानी वाले के पास जा रहा, अलग अलग टेक्नीशियन उनके पास जा रहा, तो वो पैसा जब यहाँ से उठाए और यहीं बंटेगा तो भ्रष्टाचार नहीं है। तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, जो मैं कह रहा था, उस पे बातचीत अब इस देश के अंदर नहीं हुई है। और 21वीं सदी में जब हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, अब तक बात नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी के जमाने में चुनाव की बात नहीं हो रही है कि आप पोलिंग कैसे करोगे, उस पर भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, आप लाइन लगा करके पोलिंग करोगे। तो ये बड़े सवाल है इस देश के लिए, जो देश और राज्य और के लिए करने चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो नए, जो आधुनिक हिसाब से वो सोचते हैं, तो उनको इस पे भी सोचने की जरूरत है आज कि हम जब पोलिंग वोट देने जाएं तो लाइन लगा के न जाएं, क्या हम घर बैठे वोट दे सकते हैं? बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल है। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। सचिन गुप्ता जी, जो प्रेम पंचोली जी ने कहा और जो मीनाक्षी गिलजाल जी ने सवाल पूछे हैं, उनका ही जवाब मैं आपसे फाइनल कमेंट में लूंगी। देखिए दिव्य दर्शनी जी, जहाँ तक बात है देश के चुनाव की और इसकी, तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वन नेशन वन इलेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे मंशा सिर्फ ये है कि देश की गाड़ी कमाई का पैसा जो है बच सके, और जो बार बार हजारों करोड़ रुपए जो है चुनाव में खर्च होता है, उससे जो है कहीं ना कहीं वो देश के विकास के काम है। दूसरी बात है भ्रष्टाचार के रूप विषय पे अभी जो है प्रेम भाई ने अपने काफ़ी सारे विषय रखे। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक दौर वो भी था जब देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपये भेजते हैं नीचे 10 पैसे पहुँचते हैं, लेकिन आज एक देश की सरकार चल रही है जो कि बिल्कुल पारदर्शी रूप में, अगर ऊपर से जो है किसान के खाते में 2000 डाल रहे हैं तो 2000 ही जा रहे हैं, अगर किसी गरीब के खाते में 1500 डाल रहे हैं तो 1500 ही जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से DBTL की एक विशेष योजना भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने शुरू करी है, और तमाम ऐसे विषय हैं जिसको जो है पारदर्शिता लाते हुए जो है सरकार ने ये दर्शाया, ये जताया, और आम जनता का विश्वास पाया है कि जनता को यकीन हुआ है कि आज जो सरकार है वो हमारे साथ है। आज जो है अटल आयुष्मान के माध्यम से जो है हम 5 लाख का जो है बीमा एक गरीब आदमी को जो है उसके असहाय, उसके दुख के समय पे जो है हॉस्पिटल में उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये जनता समझती है। और मैं एक बात और अपनी बात कह के इस बात को अपने खत्म करूंगा। एक देश का प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आता है, हमारे यहाँ की भाषा बोली में आके जो है आम जनता का अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो है मोटे अनाज को, जिसको हमारे प्रदेश के बाहर के लोग, हमारे गांव के बाहर के लोग नहीं जानते थे, आज उसे जो है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके उसको पहचान दिलाने का काम किया है। हमारे जो उत्तराखंड के हमारे जो तीर्थ स्थान है, उस तीर्थ स्थानों में बार बार आकर जो है मोदी जी ने पूरे विश्व में जो है उसका व्याख्यान किया है कि हमारे यहाँ इस देवभूमि में जो है ऐसे ऐसे दर्शन के लिए जो है जगह है जहाँ पे आप आकर जो है अपना जो है सम्मान, यहाँ पे आके पूजा प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, अभी मोदी जी अपना जो लास्ट बार जो यहाँ पे उत्तराखंड के आए थे, यहाँ पर आके उन्होंने जो एक बहुत सुंदर बात कही कि आप जो है भारत से बाहर, आप जो है वेडिंग डेस्टिनेशन में जाते हैं, बाहर आपको शौक है, उद्योगपति से निवेदन किया कि आप भारत के अंदर करिए ताकि करेंगे। तो एक प्रधानमंत्री से आपकी और क्या अपेक्षा हो सकती है? और एक अपनी फाइनल बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, अपने नरेंद्र मोदी जी को, अपने बेटे को देखने के लिए जो है मैं कहता हूँ कि एक जन समूह के रूप में जो है जगह छोटी पड़ी है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और वो वोट में तब्दील हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जो लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जिनको ईवीएम में या किसी और चीज में खराबी लग रही है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपने आप में मंथन करें, क्योंकि आज विपक्ष के पास कोई भी मजबूत चेहरा जो है नरेंद्र मोदी जी के ईमानदार चेहरे के आगे नहीं टिकता है। इसलिए कोई भी आप चेहरा उठा के देख लीजिए, आप लालू को देख लीजिए, अखिलेश को देख लीजिए, सोनिया गांधी को देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए, मेनका गांधी को देख, कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने टिक रहा हो। यही कारण है कि आज विपक्ष जो है हाशिए पे है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को जो है जनता सराखों पर बिठा रही, क्योंकि पहली बार देश की जनता को लग रहा है कि उनके पास एक ईमानदार नेतृत्व है जो उनके बच्चों का, उनका भविष्य जो है सुधारेगा और आने वाला कल जो है इस देश की जनता का होगा। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता को जो है पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है और निश्चित रूप से 400 पार का नारा जो है वो देश की जनता पूरा करने के लिए जो है तैयार बैठी है। और इसमें मुझे कोई भी किसी प्रकार से संशय नहीं है कि देश का आशीर्वाद जो है, देश की जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है, इसमें कोई दूर। आशीष नौटियाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर।
देखिए इतना ईमानदार चेहरा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खाकर भी कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ। हमारे पास तो 6,000 करोड़ है, बाकी के तो जो है 16,000 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को मिले हैं, आपके एनडी गठबंधन को भी मिला है। तो आपका हिसाब निकाल दिया ना, बताइए ना, बताइए आपको भी मिला है? अरे आपको भी मिला, आप वापसी करने जा रहे हो पैसा? अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा आपको मिला है नहीं मिला ये बताइए? अरे कांग्रेस ने लिया है या नहीं लिया ये बताइए? आशीष जी प्लीज फाइनल कमेंट का देश का टाइम, पैसा खाने का काम ठीक करते है हो। आशीष जी प्लीज उसके अपना बाद फाइनल इसका बात कमेंट कर रहे, जी, हमने फाइनल देखा वो चेहरा, हम बता रहे हैं इन्हें पता बड़ा नहीं ईमानदार आपकी चेहरा हताशा किस ठीक है, कदर फाइनल तक कमेंट, है। फाइनल कमेंट है आशीष जी, सीधा झूठ बोलते हैं। कंक्लूड देखिए कीजिए ये लोग आशीष। झूठे लोग हैं, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं 4 कर रहे तारीख हैं। को आप पता देखिए, चल जाएगा, ये देश का पता मजाक चल बना रहे जाएगा हैं, 4 पता तारीख को लगेगा। कौन झूठे हैं। सबको पता लग गया था चंडीगढ़ पता में, चल सबको जाएगा पता लगा। 4 तारीख को कौन बिना झूठे हैं, फिक्र 4 जाने दिन ज्यादा दूर नहीं कितना है। मेरे को हटाया देश सबको में पता लग एक्चुअली जाएगा। मेरा नंबर इनके बाद आता है तो मैं राजनीतिक बोल ही नहीं पाती। नहीं नहीं आप बोल लीजिए प्लीज, आपकी आवाज है, ठीक है फाइनल कमेंट। देखिए गुप्ता जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमने चोरी की, इसने चोरी की तो इसका मतलब चोरी चोरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि केजरीवाल जी को जो जेल में डाला गया है वो उनकी जो आबकारी नीति थी वो फेल हो गई, जिसके कारण उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन आपका भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये था सिस्टम था वो फेल हो गया। आपने अपने कितने नेताओं को जेल में डाला? आपको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो जो विदाउट बेल का इसके लिए लॉ बनना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है कि हमने किसी से इलेक्टोरल मांगा, बॉन्ड वो क्या दिया है किसी ने, एग्जैक्टली वो वही मैं दिया है उसके किसी लिए ने, वो भारतीय जनता 2018 पार्टी में ने एक किसी अलग से नीति लिया नहीं है, बनाई वो भारतीय उसके लिए जनता एक पार्टी अलग ने नीति किसी बनाई ने गई। हाँ वो वो मुझे भी जनता पता है, ने वो तो मुझे भी पता है कि व्यापारी इलेक्टोरल वर्ग है जो बॉन्ड पार्टी को जो है चंदा देना चाहते हैं, आपके पास कोई गुमनाम व्यक्ति आता है और इलेक्टोरल बॉन्ड देके चला जाता है आज खाता है। ठीक है, वही सचिन जी, आज please, देश final की comment है, कंपनी सर, के please, ऊपर final comment उसी है। कंपनी के ऊपर जिसका ईडी कोई की खाता रेड है। पड़ती है और अरे 5 किसी- दिन बाद देखिए ना, आपको इलेक्टोरल आज बॉन्ड आपको देके पता जाता था है। कि किस पार्टी उसी ने कंपनी किस पे पार्टी को कहाँ से रेड कितना पड़ती चंदा है। मिला है। आप बात आप सुनिए बताइए, गुप्ता जी, आज उसी किसी कंपनी पे पार्टी रेड को पड़ती नहीं है, है, इसमें पता उसी है कंपनी जनता पे को रेड किस पड़ती है और पार्टी उसके से बाद वो आपको किसको इलेक्टोरल रेड बॉन्ड कितना देके चंदा जाता मिला है। प्रेम पंचोली, उसके अब बाद आज वो से आपको पहले कभी इलेक्टोरल ऐसा बॉन्ड हुआ देके करता जाता था है। कि इस इसका पार्टी कोई को जवाब कितना है चंदा आपके मिला। पास? ठीक है, प्रेम सोनिया पंचोली, गांधी देश की बताइए, सबसे इसका अमीर जवाब महिलाओं में है। 10 अमीर Please, महिलाओं ठीक उसके है, में बाद उसी कहा जाए कि कंपनी बिना को रोजगार करोड़ों के, का बिना टेंडर पैसे के, मिलता है। तो चंदे उसके का बाद तो सचिन जी और कंपनी को गिरिजा करोड़ों का जी, टेंडर please, मिलता आप है। दोनों शांत हो तो जाओ। आप इस पे बात करेंगे? ठीक है, प्रेम इस पे पंचोली बात जी, करेंगे? please गुप्ता जी conclude पूरी कीजिए, पढ़ final के आई हो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और क्या घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला आप अभी लोगों अगली ने बार कोई किया है। विशेष मैं निवेदन करूंगा दिव्यदर्शी जी की इस विषय पे भ्रष्टाचार की विशेष बात चर्चा हो रही है ना करके आप सर, और मैं दोनों भ्रष्टाचार बैठ की के चर्चा बात हो रही करेंगे है। ठीक है, ठीक है, please आप और conclude मैं कीजिए, दोनों प्रेम बैठ के पंचोली, चर्चा please, करेंगे। sir, मैं भी आपको स्वतंत्र होकर बोलता ठीक है, हूँ, आप आप भी प्लीज चर्चा शांत करेंगे हैं। इसमें जो प्रेम है। पंचोली जी, प्लीज फाइनल हाँ, कमेंट। मीनाक्षी बहन मुझे एक बात समझ में आती है, ये मेरा फाइनल कमेंट्स है, जैसे दिव्या बहन कह रहे कि ये इस देश को भ्रष्टाचार खत्म कब होना है कब नहीं होना है ये तो समय के गर्त में है। माना अगर हमने पोलिंग सिस्टम को टेक्नोलॉजी में ला दिया तो मुझे लगता है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। घर बैठे आप वोट दो और उसका रिजल्ट उसके मोबाइल में आ जाए कि इसमें तूने भी पता नहीं वोट कितना बड़ा घोटाला हो तूने जाए। वोट उसको दिया। इसमें भी पता नहीं भाजपा के लोग खुद ही इसमें वोट कर ये देंगे। चीजें खत्म हो सकती है जी। और यही मेरा है कि नहीं, एक मोदी लोकसभा जी, चुनाव में भाजपा से इतना भय क्यों है पोलिंग विपक्ष में? वोटर जो है ना वो जी। वोट का रेशो बढ़ना गलत चाहिए नीतियों जी। से तो भय है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन 50% और 55% से वोट बढ़ता ही नहीं आगे। ठीक ये है। सवाल तो इन पे है ना राजनीतिक संगठनों पे। बिल्कुल। ये 70% से ऊपर जाना चाहिए इस समय का चुनाव, तब हम मानेंगे कि राजनीतिक संगठनों ने अच्छा काम किया है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रण 2024 का ये आज चर्चा का विषय था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पहली रैली करने रुद्रपुर पहुंचे थे और तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जो डिस्कशन से निकल के आया है, विपक्षियों का आरोप है कि कुछ मुद्दे जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे थे वो छूने से चूक गए प्रधानमंत्री। लेकिन जो जनसैलाब था उससे काफी संतुष्ट भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। अब ये जनसैलाब वोटों में तब्दील होता है, आगे रिजल्ट्स क्या होते हैं आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।